जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे, ठीक। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले की सामान्य विज्ञान की क्लासेस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में जल्दी से। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के प्रतिबिंब बनेंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशिकी से संबंधित प्रश्न है, ऑप्टिक्स से। कहता है कि यदि दो समांतर दर्पण है, समतल दर्पण है, दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा। ए कहता है अनंत पर, बी है 1 और सी कहता है 2 और डी कहता है प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। प्रतिबिंबों के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का ए है विक्षेपण, बी है प्रकीर्णन, सी है पूर्व आंतरिक परावर्तन है या डी विक्षेपण व पूर्व आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। तो आपको ये बताना है कि जो इंद्रधनुष बनता है ये वायुमंडल में जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का क्या करता है, विक्षेपण करता है कि प्रकीर्णन करता है कि पूर्व आंतरिक परावर्तन करता है या फिर विक्षेपण व पूर्व आंतरिक परावर्तन दोनों करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व आंतरिक परावर्तन करता है। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन करने के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष जो बनता है इस प्रकार की 7 रंग की पट्टियाँ होती है, अलग अलग 7 रंग होते हैं इसमें। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इस क्रम में प्रकाश का क्या हो जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप यह पुनः सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। परावर्तन तथा अपवर्तन की इस मिश्रित घटना के फलस्वरूप यानी इस घटना की वजह से ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसमें 2 घटनाएं होती है, परावर्तन और अपवर्तन, दोनों घटनाएं इसमें घटित होती है और प्रकाश का क्या हो जाता है, पूर्व आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। किसी नाभिक का आवेश तथा द्रव्यमान निर्भर करता है, किसी नाभिक का आवेश तथा द्रव्यमान निर्भर करता है। ए है केवल प्रोटॉन पर, बी है केवल न्यूट्रॉन पर, सी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पर और डी है इलेक्ट्रॉन पर। तो बताइए किसी नाभिक का आवेश और उसका द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पर। किसी भी नाभिक का जो आवेश होता है वो उसका द्रव्यमान जो होता है ना, नाभिक का आवेश और उसका द्रव्यमान ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पर निर्भर करता है। क्योंकि
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, परमाणु संरचना का अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इस प्रश्न को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 0.1 मोल कार्बन परमाणु में परमाणु की संख्या है। ए है 6.022 इंटू 10⁻23, बी है 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 10⁻23, सी है 6.022 इंटू 10⁻24 और डी है 60.22 इंटू 10⁻21। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। आपको याद होगा कल की क्लास में हमने बात किया था कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, शायद क्वेश्चन नंबर 7 था कल की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपने देखा होगा तो इस सवाल को आप लोग, इस प्रश्न को आप लोग तुरंत हल कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि परमाणु की संख्या बराबर होता है दिए गए परमाणु का द्रव्यमान इंटू मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो की संख्या, या फिर परमाणु की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या। परमाणु की संख्या होती है मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या, है ना, अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है 0.22 इंटू 10⁻23। आपको याद होगा ये अवोगाद्रो की संख्या होती है। तो 0.1 मोल कार्बन परमाणु है, इसका अगर आप लोग गुणा करेंगे, एक सेकंड मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। ये लीजिए, ठीक है। तो कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या है 0.1, इसको गुणा करेंगे हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। क्यों? क्योंकि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 10 आपसे 1 कट जाएगा तो 10⁻22, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पे 23 ना होकर यहाँ पे 22 होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻22 माइनस नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि स्टेनलेस स्टील आयरन कार्बन तथा की मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस जो स्टील होती है वो आयरन, कार्बन और किस धातु की मिश्र धातु होती है? तो ए है क्रोमियम, बी है निकिल, सी है क्रोमियम तथा निकिल, डी है कॉपर तथा सिल्वर। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम तथा निकिल। स्टेनलेस स्टील जो है ये आयरन, कार्बन, क्रोमियम तथा निकेल की मिश्र धातु है। ठीक है, आयरन, कार्बन और क्रोमियम और निकिल, इन चारों धातुओं के मिश्रण से बनी होती है स्टेनलेस स्टील। तो सी आपका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिए क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे आप लोग, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ और आप क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए सब लोग, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न आपके बीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आपका जो सेकंड पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं और 50 प्रश्न आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो अगर आप साइंस वर्ग के हैं तो आपके इसमें से 50 प्रश्न में से आपके 25 प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे मैथ के, ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 25 प्रश्न आपके लिए। तो प्लीज़ इनको देखिए, इन क्लासों को देखिए जो आपकी डेली 7:30 बजे क्लास होती है, इसको देखिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे वो आपके परीक्षा के लेवल के होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि 15 इलेक्ट्रॉन तथा 31 द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, ये आपको बताना है। ए कहता है कि 31 है, बी कहता है 16, सी है 46 और डी है 15। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालना हो, न्यूट्रॉनों की जब संख्या निकालने को कहा जाए आपसे किसी भी प्रश्न में, तो ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान संख्या
माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब भी आपको किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो आपको द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कर दीजिए, यानी 31 माइनस 15, तो आपका जवाब आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो 15 इलेक्ट्रॉन तथा 31 द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 होगी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो सभी लोग क्लास में जुड़ते जाइए, लाइक शेयर करते रहिए। कितनी बार बोलना पड़ेगा यार, आप लोग क्या सुनते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से प्रबल क्षार है। अब आपको प्रबल क्षार बताना है, इनमें से कौन सा होगा। MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, या KOH या NH4OH। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KOH। KOH जो है ये प्रबल क्षार है और ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होता है ना। KO जो है ये प्रबल क्षार है और ये जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हृदय की प्रथम ध्वनि किसके बंद होने के दौरान उत्पन्न होती है। हृदय की प्रथम ध्वनि किसके बंद होने के दौरान उत्पन्न होती है। ए है यूस्टेकी कपाट, बी है साइनस कपाट, सी है अर्धचंद्र कपाट और डी है आलिंद निलय कपाट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आलिंद निलय कपाट के बंद होने से दिल हृदय की प्रथम ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। तो लब ध्वनि आलिंद निलय कपाट के बंद से होती है, जो रुधिर का क्या करती है, उल्टा प्रवाह रोकती है। तो लब ध्वनि क्या होती है, आलिंद और निलय कपाट के बंद से होती है और ये रुधिर को क्या करती है, उल्टा प्रवाह रोकती है, रुधिर का उल्टा प्रवाह रोकती है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं किसमें उपस्थित होती है। ए मानव भ्रूण में, बी ऊंट और लामा में, सी ए व बी दोनों में, डी खरगोश में। राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊंट और लामा में। केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये आपके ऊंट और लामा में पाई जाती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक किसमें पाया जाता है, ऊंट और लामा में। बी आपका सही जवाब। बात करें प्रश्न नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। ए है थैलेमस, बी है निम्न मस्तिष्क, सी है पोन्स और डी है मेड्यूला। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलेमस। थैलेमस जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। पश्च मस्तिष्क निम्न मस्तिष्क, पोन्स तथा मेडुला का बना होता है। तो पश्च मस्तिष्क जो होता है ये निम्न मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला इन तीनों से मिलकर बना होता है। और जबकि थैलेमस जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। थैलेमस अग्र मस्तिष्क का क्या होता है, भाग होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ए आपका सही जवाब होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। अनुवांशिक कूट में कूट शब्द के लिए कितने शब्द होते हैं। ए 2, बी 1, सी 3 और डी 4। सही जवाब हो जाएगा सी 3। अनुवांशिक कूट में कूट शब्द के लिए 3 शब्द होते हैं। अनुवांशिक कूट 3 शब्दों का बना होता है। प्रत्येक शब्द एक न्यूक्लियोटाइड को प्रदर्शित करता है। जो प्रत्येक शब्द होता है ये एक क्या करता है, एक न्यूक्लियोटाइड को प्रदर्शित करता है। तो जो ये कूट शब्द है ये 3 शब्दों का बना होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका होता क्या है, एक तो होता है AUG, एक होता है GUG आदि, है ना। तो ये 3 शब्दों से बना होता है, इसे हम लोग कूट शब्द कहते हैं। और ये जो होता है ये प्रत्येक शब्द एक न्यूक्लियोटाइड को प्रदर्शित करता है। तो सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। और प्रश्न नंबर 12 कहता है उस जानवर का नाम बताइए जो बाह्य, है ना, जो बाह्य व आंतरिक कंकाल रखता है। उस जानवर का नाम बताइए जो बाह्य और आंतरिक कंकाल रखता है। ए है मेढक, बी है कछुआ, सी है जेलीफिश, डी है सीपी। तो उस जानवर का नाम बताइए जो बाह्य व आंतरिक कंकाल रखता है।
बताइए। देखिए, कल भी मैंने आपको एक प्रश्न होमवर्क में दिया था, इससे पहले वाली क्लास में। तो कोई भी साथी उसका सही जवाब नहीं बता पाए थे, तो ऐसा मत कीजिए आप लोग। आपको जो भी प्रश्न दिया जाता है वो होमवर्क में, आप उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो भी उसका सही जवाब देगा उसको अगले क्लास में उसका नाम लिया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि आपका सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा कि आप में से कौन सा साथी इसका सही जवाब देता है, ठीक है? तो उस जानवर का नाम बताइएगा जो बाह्य व आंतरिक कंकाल रखता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अगली वाली क्लास में मैं उन सभी साथियों का नाम लूँगा जो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग और भी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।